चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो यूपीएससी का जो सी सेट से पूछा गया है दोस्तों, सी सेट में रीजनिंग के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 1995 से लेके 2023 तक दोस्तों, उन सब क्वेश्चनों को अब मैं कराना चालू करूँगा दोस्तों। और हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी, कंप्रीहेंशन मैंने करा दिया है दोस्तों। अब बचा है सिर्फ ज्योग्राफी और जो है रीजनिंग और मैथ। तो रीजनिंग का अब दोस्तों शुरू हो गया है कार्यक्रम। दोस्तों मैं किताबी ज्ञान नहीं पढ़ाऊंगा, अपने अनुसार जो है बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ताकि एकदम कमज़ोर से कमज़ोर युवा भी बेहतरीन कर सके सी सेट में। तो दोस्तों कंप्रीहेंशन पर पूरी ज़बरदस्त तैयारी रखिए। और सी सेट के लिए दोस्तों रेगुलर जो है ज़्यादा नहीं, 1 घंटा आधा घंटा का वीडियोज बनाऊंगा दोस्तों, विस्तृत बनाऊंगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं। और जो बहुत तेज हैं वो देख सकते हैं, देखने का मन करे तो। बहुत हड़बड़ी में नहीं बनाऊंगा दोस्तों, बेहतरीन हमको सी सेट पढ़ाना है दोस्तों। रोज 10-15 क्वेश्चन जो है सही ढंग से कराऊंगा। तो दोस्तों आ जाइए पहला प्रश्न पर। दोस्तों इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और गांव के युवा हैं निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जुड़ जाइए। इस पर 1 रुपया आपसे नहीं मांगा जाएगा, बस ये गाँव के युवाओं के लिए ही मैंने चैनल बनाया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित श्रृंखला पर ध्यान दीजिए। श्रृंखला पर ध्यान देना है दोस्तों। देखिए ये इस श्रृंखला की अगली पद कौन सी होगी। देखिए दोस्तों, पढ़ने में जितनी आप सक्रियता दिखाएंगे, पढ़ने का तरीका आपका जितना बेहतरीन होगा, शब्दों को पकड़ने का तरीका जितना बेहतरीन होगा, प्रश्न आप उतनी आसानी से कर ले जाएंगे। और दोस्तों मैथ बोलता है कि जैसा प्रश्न बोल रहा है उसी रास्ते पर चलना है, आंख मूंद के। अपना दिमाग ज़्यादा इधर उधर लगाना नहीं है। मैथ कह रहा है कि उत्तर की तरफ जाओ तो उत्तर की तरफ जाना है, सोचना ही नहीं है। मैथ की ये खासियत है दोस्तों कि जिधर मैथ बोले उधर ही जाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें है नहीं, और आपका सवाल हल होता चला जाएगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार कीजिए। ये श्रृंखला दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ कामा लगाया है। एक एक शब्दों को आपकी नज़र जो है मैथ को हल करने में दोस्तों गिद्ध की तरह होनी चाहिए, पकड़ने आना चाहिए। कुछ लोग इसे देख के हड़क जाएंगे। ये देखिए कामा लगाया है, यहाँ कामा लगाया है, यहाँ कामा लगाया है। और इसमें कामा लगा के अगला पद क्या होगा, इस श्रृंखला की अगला पद कौन सी होगी दोस्तों, ये पूछा है। देखिए दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, इसलिए मैं इसी पर आपको पढ़ाऊंगा। देखिए 4/12/1995 ले लेते हैं पहला ऑप्शन। दूसरा का है 1/1/1996 है, ये दोस्तों डेट दिया है। तीसरा दिया है दोस्तों 29/1/1996, और चौथा दिया है दोस्तों 26/2/1996। पांचवा दोस्तों हमको यहाँ पूछा है, इस डेट क्या आएगा दोस्तों, इसी को आपको हल करना है, समझ रहे हैं ना। और ये आसान प्रश्न है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत आपको है नहीं। प्रश्नों को घबराएंगे दोस्तों तो हल नहीं हो पाएगा, इसलिए घबराने का काम नहीं करना। देखिए दोस्तों, इसमें जो है 4/12/1995। अब देखिए दोस्तों, इसमें दो चीजें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए कि 28 का महीना कौन सा होता है, 29 का महीना कौन सा होता है, 30 का महीना कौन सा होता है, 31 का महीना कौन सा होता है दोस्तों। दिसंबर दोस्तों कौन सा महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 30 का महीना होता है दोस्तों। ये देखिए इसमें जो है दोस्तों सब में 28 दिन जोड़ा है। ये देखिए 12 का महीना, ये 1 का महीना, 1 का महीना, ये 2 का महीना, मतलब इसमें देखिए कुछ जोड़ा है। यहाँ से यहाँ आने में दोस्तों 28 दिन जोड़ दिया है। कितना दिन जोड़ा है, 28 दिन दोस्तों। यहाँ से यहाँ आने में भी 28 दिन ही जोड़ा है। 28 दिन जोड़ेंगे तो दोस्तों 1 महीना आगे, यहाँ से आने में 28 दिन जोड़ा है दोस्तों। इसका मतलब कि यहाँ से हमें आगे जाने में भी 28 दिन जोड़ना है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, ये 29 तारीख है, ये 29 तारीख है। देख लीजिएगा दोस्तों, एक भी अंक गलत होगा तो प्रश्न गलत हो जाए। देखिए 4 तारीख से लेके 28 दिन जोड़िए दोस्तों, 4 तारीख में 28 दिन जोड़िए। तो देखिए दोस्तों, एक दिन तो ये हो गया, 27 दिन और इसमें जोड़ा है, 27 दिन जोड़ा है, मतलब जो है 27 7 4 11, 31 का महीना होगा, 31 का ये महीना रहा होगा। तो दोस्तों ये 30-31 का महीना आपको जानना चाहिए, और इसके लिए आप जो है थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए 30-31 के महीने पर दोस्तों। तो 30-31 के महीने पर थोड़ा सा आपको तैयारी कर लेना चाहिए दोस्तों। तो
यहाँ जो 31 का महीना रहा होगा तो 28 दिन जोड़ दिया तो 1 तारीख आ गया। देखिए दोस्तों 1 तारीख में अगर 28 दिन जोड़ देंगे तो 29 तारीख आ जाएगा। ये देखिए 1995 है, मतलब जो है 4 से विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब 29 दिन का ये महीना नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, मतलब ये 29 दिन का महीना होगा। कितना दिन का? 29 दिन का। 29 दिन में 28 दिन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 29 दिन में 28 दिन जोड़ देंगे तो 29/1/1996 आ जाएगा दोस्तों। अब 29 में दोस्तों 28 दिन जोड़ना है, तो अब 1996 दोस्तों 29 दिन, और 1929 के बाद 26 तारीख आ गया दोस्तों। तो इसमें 28 दिन, मतलब जो है अब देखिए दोस्तों 96, अब एक के बाद अब फरवरी का महीना, ये जनवरी का महीना आ गया दोस्तों, जनवरी का। यहाँ जो है 28 दिन, यहाँ 28 दिन जोड़ दिया तो 29 तारीख आ गया। ये आ गया जनवरी। जनवरी में दोस्तों ये एक, मतलब जो है 29, 28, 30 का महीना रहा होगा, तो 29 जो दोस्तों 29 के बाद 30, 31, 28 दिन जोड़ना है दोस्तों, तो 2 दिन 31 का महीना रहा होगा दोस्तों। 31 के महीने में जोड़ दीजिए 29 के बाद 30, 31, 2 दिन ये हो गया दोस्तों, और जो है 26 दिन ही, 26 दूं 28 दिन हो गया। अब इसमें 28 दिन जोड़िए दोस्तों, ये हो गया फरवरी का महीना। फरवरी का महीना होता है 29 दिन का, 29 दिन, तो 26 तारीख हो गया। अब 29 तारीख तक होगा तो 26, 27, 28, 29, 3 दिन तो इसमें हो जाएगा दोस्तों। और 3 दिन घटा देंगे तो 25 और 3 कितना होता है दोस्तों? 28, इसका मतलब 25 तारीख। इसके बाद 2 का महीना है दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा? 3 का महीना, और 1996, क्योंकि दोस्तों ये देखिए ये तारीख में 28 तारीख जोड़ के बढ़ा रहा है, यहाँ से 28 दिन जोड़ दिया, यहाँ 28 दिन जोड़ के बढ़ा दिया, यहाँ 28 दिन, तो यहाँ 28 दिन जोड़ेगा दोस्तों तो 25/3/1996 आना चाहिए उत्तर दोस्तों। इसमें देखिए 25/3/1996 बी वाला ऑप्शन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी वाला। अब बताइए दोस्तों क्या नहीं समझ में आया? देखिए 4/12/1900 ये डेट दिया है, 4 दिसंबर 1995, उसमें 28 दिन जोड़ के 1 जनवरी 1996 आ गया, फिर एक 28 दिन जोड़ा, फिर जो है एक श्रृंखला जोड़ रहा है दोस्तों, एक श्रृंखला जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यही चलता है। ये जो है इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर हो गया 25/3/1996। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों ये सबसे आसान सवाल होता है दोस्तों, ऐसे सवालों को कुछ लड़के जो है छोड़ देते हैं। मैं मानता हूँ दोस्तों इसको जो छोड़ रहा है वो सबसे बेवकूफ़ है। ऐसे सवालों को दोस्तों एक बार मैं समझा देता हूँ, आपको बढ़िया से समझिए। एक हमारा दोस्त था, वो ऐसे सवालों को छोड़ देता था, मैंने उसको एक बार पढ़ाया, कर रहा है, अब उसको समझ में आया। ये बहुत आसान सवाल है। दिए हुए आरेख में पी विविध उन अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करता है जो भौतिक पढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों ये पी जो विविध है, पी वाला विविध दिख रहा है, ये भौतिक पढ़ाने वाले अध्यापक हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? भौतिक पढ़ाने वाले अध्यापक हैं। विविध क्यों उनको जो रसायन पढ़ा रहे हैं, और क्यों जो विविध है दोस्तों ये वाला, ये रसायन पढ़ाने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक। और आर विविध उनको जो गणित पढ़ा सकते हैं। आर जो विविध है दोस्तों, ये आर, ये जो है गणित पढ़ाने वालों का है, ये पूरा विविध दोस्तों, ठीक। तो आदि अंक पढ़ा सकते हैं, तो पी क्यू आर, स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर आदि अंकित क्षेत्र में जो अध्यापक भौतिक और गणित पढ़ा सकते हैं पर रसायन नहीं, उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? जो अध्यापक दोस्तों भौतिक पढ़ा सकते हैं, मतलब ये वाला पढ़ा सकते हैं, रसायन पढ़ा सकते हैं, लेकिन गणित नहीं। दोस्तों मैं थोड़ा सा इस पर किताब पर गाली माजू कर देने से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए दोस्तों मैं पेपर पर थोड़ा सा इसको बना देता हूँ। अब संसाधनों की कमी है दोस्तों, तो क्या किया जा सकता है। 1 मिनट दोस्तों, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं आपको बना के बता देता हूँ, थोड़ा सही से बताना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों ऐसे बनाया है, ये इसको क्यू लिखा है, इसको पी लिखा है, इसको जो है आर लिखा है, यहाँ लिखा है दोस्तों क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ लिखा है यस, यहाँ लिखा है बी,
यहाँ लिखा है पी, यहाँ लिखा है यू, यहाँ लिखा है टी, टी है ये टी, यहाँ लिखा है आर। इसको बोल रहा है दोस्तों ये गणित का क्षेत्र है, ये वाला गणित है, गणित, ये वाला भौतिकी है, ये वाला भौतिकी, ये जो रसायन है, रसायन। ठीक, अब इसमें पूछा है दोस्तों कि उनका बताना है, उन आदि अंकित है जो अध्यापक भौतिकी और गणित पढ़ा सकते हैं, रसायन नहीं। इसमें से बताना है दोस्तों कि जो अध्यापक भौतिकी, मतलब ये बोला भौतिकी भी पढ़ा सकते हैं, ठीक, ये वाला क्षेत्र भौतिकी पढ़ा सकते हैं, और भौतिकी पढ़ा सकते हैं और गणित पढ़ा सकते हैं। गणित का कौन सा क्षेत्र है, ये वाला, ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, भौतिकी और गणित, लेकिन रसायन नहीं। इसका मतलब रसायन पढ़ाने वालों को निकाल देना है दोस्तों। अब ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने वालों को, तो रसायन पढ़ाने वाले को दोस्तों निकालते हैं, ये रसायन पढ़ाने वाला, ये पूरा जितना क्षेत्र है दोस्तों इनको नहीं लेना है, जैसे वी एस क्यू टी, ये रसायन में है तो रसायन को नहीं लेना है दोस्तों, तो इनको पूरा निकाल दीजिए, इनमें से हम नहीं लेंगे। लेकिन ये दोनों पढ़ाने आना चाहिए दोस्तों उनको। देखिए ये पी है तो सिर्फ भौतिकी पढ़ा रहा है, क्योंकि इसमें देखिए ये गोला पूरा इसे है, तो ये पी वाला केवल भौतिकी पढ़ा रहा है, तो इसको बस भौतिकी पढ़ाने आ रहा है, रसायन नहीं, गणित नहीं पढ़ा पा रहा है। हमको गणित पढ़ाने वाला भी चाहिए। आर जो है दोस्तों केवल गणित पढ़ा पा रहा है, इसको जो है भौतिकी नहीं पढ़ाने आ रहा है। हम तो भौतिकी और गणित दोनों विषय पढ़ाने वाला चाहिए। देखिए दोस्तों ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र ये दोनों विषय पढ़ा लेगा। यू जो है दोस्तों दोनों विषय पढ़ा लेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन, बी। देखिए दोस्तों इसमें और अगर बाय द वे दूसरा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा ये देख लीजिए। देखिए दोस्तों आपको कहे कि केवल क्यू कौन पढ़ा रहा है, केवल क्यू जो है, तो देखिए दोस्तों केवल क्यू में कौन है, देखिए केवल क्यू रसायन, केवल जो है केवल रसायन, केवल एक सब्जेक्ट रसायन कौन पढ़ा रहा है। तो देखिए दोस्तों इसमें से आपको देखने आना चाहिए। देखिए ये पूरा क्षेत्र है रसायन का, और क्यू एस बी टी, देखिए दोस्तों ये भौतिकी का क्षेत्र है। यश जो है भौतिकी भी पढ़ा रहा है, यश जो है भौतिकी भी पढ़ा रहा है, टी जो है गणित भी पढ़ा रहा है। हमको केवल रसायन पढ़ाने वाला, केवल रसायन जो दोस्तों ये कहीं अकेला बचा है क्यू, ये जो है क्यू केवल रसायन पढ़ा रहा है। तो कभी पूछ दिया कि केवल रसायन कौन पढ़ा रहा है, तो क्यू। इसी पर पूछेगा दोस्तों कि केवल भौतिकी कौन पढ़ा रहा है, तो पी। केवल गणित कौन पढ़ा रहा है, तो आर। समझ में आया। अब दोस्तों पूछेगा कि दो विषय रसायन और भौतिकी कौन पढ़ा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों दोनों में कौन कॉमन मिलेगा उसको देखना पड़ेगा, दोनों में कौन कॉमन मिल रहा है उसको देखना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर देखिए दोस्तों बस ये पूछे कि रसायन और भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापक, तो यस और भी दोनों हो जाएगा दोस्तों। लेकिन केवल लगा दे कि केवल रसायन और केवल भौतिकी दोस्तों, केवल रसायन और केवल भौतिकी, मतलब केवल रसायन और भौतिकी पढ़ाने वाले कौन है, तो केवल रसायन और भौतिकी पढ़ाने वाले दोस्तों कौन हो जाएंगे। इन दोनों क्षेत्रों को देखिए, इन दोनों क्षेत्रों को देखने के बाद आपको देखिए भी जो है दोस्तों, भी जो है गणित भी पढ़ा रहा है। देखिए ये भी जो है तीनों गोले में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब भी जो है तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। भी जो है रसायन भी पढ़ा रहा है, भी जो है गणित भौतिकी भी पढ़ा रहा है, भी जो है गणित भी पढ़ा रहा है। तो अगर पूछ दिया कि तीनों सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, तो केवल और केवल भी है दोस्तों, ये भी वाला, ये भी जो है केवल और केवल तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। बस पूछे कि दो सब्जेक्ट रसायन और भौतिकी कौन पढ़ा रहा है दोस्तों, दो रसायन और भौतिकी, तो रसायन और भौतिकी दोस्तों देखिए इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में जो दोनों कॉमन होंगे, यस और भी दोनों कॉमन है, तो यस और भी जो है रसायन और भौतिकी पढ़ा रहा है। फिर पूछ दिया कि केवल रसायन और भौतिकी कौन पढ़ा रहा है, तो केवल रसायन और भौतिकी दोस्तों यस पढ़ा रहा है। फिर इसी तरह पूछ दिया कि भौतिकी और गणित, केवल भौतिकी और गणित कौन पढ़ा रहा है, तो बताइए केवल भौतिकी और गणित यू पढ़ा रहा है। फिर पूछ दिया कि भौतिकी और गणित पढ़ाने वाले अध्यापक कौन है, तो भी और यू दोनों है दोस्तों। इसी तरीके से पूछ दिया कि रसायन और गणित कौन पढ़ा रहा है, रसायन और गणित टी और भी दोनों पढ़ा रहे हैं। फिर पूछा केवल रसायन और केवल गणित, केवल रसायन और केवल गणित, केवल रसायन और गणित कौन पढ़ाने वाले हैं, तो केवल टी हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है दोस्तों भविष्य के लिए, तो इसका ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगला दोस्तों, ऐसे दोस्तों आराम से पढ़ाते हैं, ज़्यादा बड़ी में नहीं। 1995 में पूछा है दोस्तों, ये देखिए 1995 में पहला प्रश्न, दूसरा तीसरा प्रश्न 1995 में ही पूछा है। देखिए दोस्तों प्रश्नों को पढ़ने का आपका शैली जबरदस्त होना चाहिए। A B C D E F,
जी 7 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 7 व्यक्ति जो किसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। ये दोस्तों किसी क्रम में खड़े हैं, जैसे ए एक क्रम से खड़े हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये क्रम से खड़े हैं दोस्तों। ये नहीं कह रहा है कि इधर उधर खड़े हैं, ये कह रहा है कि जो किसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं, क्रम से खड़े हैं। प्रत्येक भिन्न रंग की टोपी पहनी है। प्रत्येक जो है अलग अलग रंग की टोपी पहना है। जैसे कोई बैगनी पहना है, कोई जामुनी रंग का पहना है, कोई नीला, कोई हरा, कोई पीला, कोई नारंगी और कोई लाल। ये टोपी पहने हैं दोस्तों। इतने कितनी टोपी हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हैं। 7 व्यक्ति सातों 7 रंग की टोपी पहनते हैं। डी अपने सामने हरी और नीली को देख पाता है। देखिए दोस्तों, अब ये ऑप्शन कह रहा है कि डी जो है अपने ऊपर, तो यहां से मान लीजिए यहाँ ऊपर जो है नीला, इसे लिखते हैं नीला, नीला नीला और हरा को देख सकता है। नीला प्लस हरा कह रहा है कि डी जो है नीला और हरा को देख पाता है। अगर देखिए दोस्तों, ये अगर ऊपर से इसे खड़े हैं, अरे यार एक मिनट दोस्तों, इसे खड़े हैं इधर के मुंह करके, ऊपर की ओर मुंह करके, ऊपर की ओर, ये इधर देख रहा है, बी ऊपर देख रहा है, सी मतलब इसे सबसे पहले ए है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद ये। तो कह रहा है कि डी जो है अपने ऊपर नीला और हरा को देख रहा है। तो नीला टोपी पहना हुआ, चाहे सी हो जाए, चाहे बी होगा, चाहे ए होगा, इन्हीं में से कोई नीला पहना होगा। इधर इधर तो भाई पीछे हो जाएगा, तो पीछे तो देखेगा नहीं, देखेगा तो आगे ही ना डी देख रहा है, तो नीला हरा आगे हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, देख पाता है पर बैगनी को नहीं देख पाता। डी जो है दोस्तों बैगनी को नहीं देख पाता, मतलब डी के ऊपर जो है नीला और हरा होना चाहिए और डी के नीचे बैगनी होनी चाहिए दोस्तों। बैगनी को नहीं देख पाता है तो बैगनी पीछे होगी, या तो बैगनी का टोपी खुद पहना होगा, या तो बैगनी जो है पीछे होगी दोस्तों। बैगनी हो गई, ठीक। बैगनी को नहीं देख पाता है, ठीक। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बैगनी को नहीं देख पाता है, नीला और हरा को देख पाता है पर बैगनी को नहीं। ई बैगनी और पीले को देख पाता है। अब ई को कह रहा है दोस्तों, ई ये वाला ई, ये कह रहा है कि ये बैगनी और पीले को देख पाता है। देखिए दोस्तों, डी बैगनी को नहीं देख पा रहा था, लेकिन ई बैगनी को देख पा रहा है। मतलब इसका मतलब डी जो है यही बैगनी रंग पहना होगा। भाई पहनेगा तो इसको तो दिखाई नहीं देगा, ऊपर होगा इसके सिर पर होगा, सिर पर बैगनी रंग थोड़े ना दिख पाएगा। इसका मतलब कि डी जो है बैगनी रंग पहना होगा, बैगनी रंग की टोपी पहना होगा। क्यों? क्योंकि ई जो है देख पा रहा है और ई के ऊपर डी ही है, और डी को कह रहा है कि ये बैगनी को देख ही नहीं पा रहा है, तो या तो एफ ई और डी इन तीनों में से बैगनी पहनेंगे। लेकिन दोस्तों ये कह रहा है कि ई देख पाता है, तो इसका मतलब कि यफ तो नहीं पहनेगा, यफ को तो देख नहीं पाएगा, इसलिए कि मोड़ी जो है ऊपर ये किया है, सामने किया है। तो डी, इसका मतलब डी जो है बैगनी रंग का टोपी पहना होगा, ठीक। डी जो है बैगनी रंग का टोपी पहना होगा। जो ना डी को दिखाई दे रहा है, डी को बैगनी रंग का टोपी नहीं दिख रहा है क्योंकि खुद पहना है, और ई को दिख रहा है, तो ई को मतलब ये, तो यह बैगनी रंग का यहाँ हो गया दोस्तों, ये हो गया बैगनी रंग। अगला क्या बोल रहा है दोस्तों? हाँ, ई बैगनी और पीली को देख पाता है, बैगनी और पीली को भी देख पाता है दोस्तों। इसका मतलब कि बैगनी तो ये पानी लिया और पीली ऊपर ही कहीं होगी, पीली वाला टोपी जो है कहीं ऊपर ही कोई पहना होगा। तो ई और ई जो है बैगनी और पीली को देख पाता है दोस्तों, बैगनी और पीली दोनों को। इसका मतलब कि इन दोनों में से कोई पाना होगा डी। अभी फाइनल नहीं कर सकते हैं कि बैगनी ही पाना है, डी को अभी फाइनल नहीं कर सकते हैं दोस्तों, या तो बैगनी, हाँ फाइनल हो सकता है दोस्तों, ये तो फाइनल है क्योंकि डी पीला तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों। डी को तो सिर्फ बैगनी नहीं दिख रही है, और बैगनी जो है नहीं दिखेगी, इसका मतलब कि बैगनी इनमें से कोई पहनेगा। लेकिन अगर ई को दिख रही है तो इसका मतलब कि डी पहना होगा तभी तो दिख रही है, तो बैगनी तो ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर भी पीला है, मतलब इस लाइन से ऊपर ही पीला है। अगला दोस्तों, जी नारंगी को छोड़कर सभी रंगों की टोपियां देख सकता है। जी को कह रहा है ई एफ जी बी है, जी को कह रहा है कि ये नारंगी को छोड़कर सभी रंग, इसका मतलब कि नारंगी को छोड़कर, इसका मतलब नारंगी ये खुद पहना होगा, तभी तो नारंगी को छोड़ के कुल देख रहा है। तो इसका मतलब नारंगी रंग का टोपी ये खुदे पहना होगा, नारंगी रंग का टोपी ये खुद पहना होगा, तो ये खुद इसको नारंगी पहना दीजिए, ठीक। नारंगी को छोड़कर सभी टोपियां देख सकता है। यदि ई जामुनी रंग की टोपी पहने, ई को कह रहा है कि जामुनी रंग पहना दो,
ई कौन सा पहन रहा है? ई को जामुनी पहन रहा है, तो जामुनी, जामुनी, जामुनी रंग। ये बैगनी पहना है, डी क्या पहना है? बैगनी रंग, बैगनी रंग। कह रहा है स्पष्ट दोस्तों कि ई अगर जामुनी रंग की टोपी पहने तो यफ की टोपी का रंग क्या होगा? यफ की टोपी का रंग दोस्तों, यफ की टोपी का रंग क्या होगा? हमसे ये पूछा है दोस्तों, यफ की टोपी का रंग जो है क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, हमको लगाने आना चाहिए। देखिए नीला और हरा, नीला और हरा को डी देख सकता है, मतलब इसमें से कोई नीला हरा पहना होगा, सी बी ए में से, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि ई जो है बैगनी और पीले को देख सकता है, मतलब पीला भी इसमें आ जाए, पीला भी का आ जाए। देखिए दोस्तों, तीन रंग हैं और तीन व्यक्ति हैं। डी तो पहन लिया है बैगनी, ई तो पहन लिया है जामुनी, और डी जी तो पहन लिया है नारंगी। इसमें बचे हमको तीन व्यक्ति, सी बी ए। अब सी बी ए में से दोस्तों डी कह रहा है कि डी जो है नीला और हरा को देख पाता है, तो नीला हरा ऊपर ही कहीं कोई पहना होगा। और ई कह रहा है कि ई जो है बैगनी और पीला को देख सकता है, तो बैगनी तो पहन लिया है, पीला भी कहीं ऊपर ही होगा। ये तीन रंग है और तीन, ये ही तीनों पहनेंगे दोस्तों, इन तीनों रंगों में से। लेकिन ये हम नहीं पता लगा सकते हैं कि ए कौन पहनेगा, बी कौन पहनेगा, सी कौन पहनेगा। हमको पता लगाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, हमको मतलब ही नहीं रखना है। हमको तो बस यफ का निकालना है कि यफ जो है कौन सा रंग पहना है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा रंग, अब एक रंग बचा होगा दोस्तों, वही यफ पहनेगा। देखिए नीला हरा पीला तो इन सब तीनों में से कोई पहन लेगा। डी जो है बैगनी पहन लिया, ई जो है जामुनी पहन लिया, अब जी जो है नारंगी पहन लिया। अब इसमें से देखिए दोस्तों, कौन सा एक रंग है जो बचा हुआ है, वही यफ पहनेगा। बैगनी तो पहन लिया था दोस्तों, जामुनी, बैगनी के बाद जामुनी, नीला हरा पीला तो ऊपर पहन लिए थे, नारंगी, लाल दोस्तों। इसमें देखिए लाल दोस्तों, लाल रंग कहीं नहीं है, देखो लाल रंग कहीं नहीं। इसका मतलब कि यफ जो है लाल रंग पहनेगा, यफ जो है लाल रंग पहनेगा, लाल। इसका ऑप्शन क्या, उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? सी हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए, इनको जांच करना है। इन कथनों में से कौन से दो कथन ऐसे हैं जो एक साथ सही तो नहीं है, नहीं हो सकते हैं, पर गलत हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ने में आपको जितनी आप उत्सुकता सही ढंग से दिखा पाएंगे उतना उस क्वेश्चन सही होगा। देखिए निम्नलिखित कथनों पर जांच कीजिए, इन कथनों में से कौन से दो कथन ऐसे हैं जो एक साथ सही तो नहीं हो सकते। मतलब एक साथ दो कथन जो है, इसमें से दो कथनों को लेना है, एक दो को ले लीजिए, एक तीन को ले लीजिए, एक चार को ले लीजिए, चाहे दो तीन को लीजिए, ऐसे दो कथन को लेना है दोस्तों। चार कथन है, चार में से दो को लेना है। और दोनों में कह रहा है कि दो कथन ऐसे हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकते। एक साथ दोनों को सही नहीं होना चाहिए, एक साथ सही नहीं होना चाहिए, पर गलत हो सकते हैं। एक साथ गलत होना चाहिए लेकिन एक साथ सही नहीं हमको करना है। एक साथ गलत हो जाए ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें सही नहीं करना है। मतलब एक साथ गलत करना है हमको, दो कथन लेना है, उनमें से एक साथ गलत करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है सभी बच्चे जिज्ञासु हैं। तो पहले चित्र बनाते हैं। ये जो है बच्चों का एक क्षेत्र हो गया, ये बच्चे हैं। अब ये दोस्तों बोल रहा है कि ये बच्चे हो गए, मान लीजिए ये अंदर वाला बच्चे हो गए, बच्चे, ठीक। जितने बच्चे हैं वो जिज्ञासु हैं, मतलब जिज्ञासु, जिज्ञासु हैं, ये जिज्ञासु हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये सभी बच्चे क्या हो गए, जिज्ञासु हो गए। मतलब जितने बच्चे थे वो जिज्ञासु हो गए। देखिए बच्चे जिज्ञासु हो गए। कुछ दूसरा बोला है कुछ बच्चे जिज्ञासु हैं, कुछ बच्चे जो है जिज्ञासु हैं, तो इसका चित्र ऐसे बनेगा दोस्तों, ये बच्चे हो गए, ये जिज्ञासु, कुछ बच्चे ये जिज्ञासु हो गए दोस्तों, जिज्ञासु, मतलब कुछ बच्चे यहाँ जिज्ञासु हो गए, ठीक। इसके बाद तीसरा, कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं है, तो इसका चित्र ऐसे बनेगा वो दोस्तों, बच्चे, ये बच्चे, अब ये जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिज्ञासु मान लीजिए इसको जिज्ञासु। चौथा ऑप्शन, कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं है, कुछ बच्चे,
तो कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं है, मतलब कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं होंगे, तो ये मान लीजिए कि ये जिज्ञासु नहीं है दोस्तों, ये जिज्ञासु नहीं है। ये जिज्ञासु नहीं होंगे तो कुछ बच्चे जिज्ञासु होंगे। इसमें कह रहा है दोस्तों कि दो कथन को लीजिए, दो कथनों को, और दोनों को गलत होना चाहिए दोस्तों, दोनों को सही नहीं होना चाहिए, दोनों को गलत होना चाहिए दोस्तों। पहला कहा है कि सभी बच्चे जिज्ञासु है, जितने बच्चे हैं वो सब जिज्ञासु हैं। देखिए दोस्तों, हम पहला और दूसरा कथन को लेते हैं। सभी बच्चे जिज्ञासु हैं, जितने बच्चे हैं वो जिज्ञासु हैं दोस्तों, तो हैं कुछ बच्चे जिज्ञासु हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे इसमें से जिज्ञासु हो सकते हैं। सभी बच्चे जिज्ञासु हैं और कुछ बच्चे भी जिज्ञासु हो सकते हैं, मतलब दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर सभी बच्चे जिज्ञासु हैं तो उसमें कहा जा सकता है कि कुछ बच्चे भी जिज्ञासु हैं, तो ये गलत नहीं हो सकता है दोस्तों एक साथ। पहले हम ये ऑप्शन दिया है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। 1 और 3 को एक साथ लेने पर गलत होना चाहिए, 1 और 3। एक तर्क का है सभी बच्चे जिज्ञासु हैं, तो सभी बच्चे जिज्ञासु हो गए। और 3 बोल रहा है कि कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं है। सभी बच्चे जिज्ञासु हैं, जितने बच्चे हैं वो सब जिज्ञासु हैं, ये जिज्ञासु हो गया दोस्तों। लेकिन कोई बच्चा जिज्ञासु नहीं है, तो ये क्षेत्र ही अलग हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऐसा हो जाएगा, ये जिज्ञासु बच्चों का क्षेत्र होगा, यहाँ कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं है, तो इसका मतलब ये जिज्ञासु बच्चों का क्षेत्र नहीं होगा। अगर दोनों को एक साथ लिया जाए दोस्तों, तो दोनों को अगर एक साथ लेते हैं कि जितने बच्चे हैं वो जिज्ञासु, सभी बच्चे जिज्ञासु हैं और जितने बच्चे हैं वो जिज्ञासु नहीं हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं, सभी बच्चे जो है जिज्ञासु होते हैं। अगर सभी बच्चे दोस्तों, अगर सभी बच्चे जिज्ञासु होंगे तो फिर जो है, फिर तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं होगा, कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं होगा। ये दोनों एक साथ गलत हो जाएंगे दोस्तों। अगर सभी बच्चे जिज्ञासु होंगे तो कोई भी बच्चा जिज्ञासु कैसे नहीं होगा? अगर सभी बच्चे जिज्ञासु होंगे तो कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं होगा, ये दोनों एक साथ गलत हो जाएंगे दोस्तों, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि सभी जो है शराब पीते हैं, सभी जो है व्यक्ति शराब पीते हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं। और कह रहा है कि कोई भी शराब नहीं पीता, ऐसा कभी हो सकता है दोस्तों? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब सभी लोग शराब पी रहे हैं तो कैसे कैसे हो सकता है कि कोई शराबे नहीं पी रहा? ये कभी हो ही नहीं सकता है। जब सभी लोग शराब पी रहे हैं, आप 20 लोग हैं, 20 लोग शराब पी रहे हैं, तो आपके मतलब जितने लोग हैं सब लोग शराब पीते हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि कोई शराब पीता ही नहीं है? दोनों एक साथ गलत हो जाएगा दोस्तों। यही पूछा है कि दोनों एक साथ गलत होना चाहिए, सही नहीं होना चाहिए। दो ऑप्शन लीजिए और दोनों को एक साथ गलत करना है दोस्तों, तो यही ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। लेकिन हम दोस्तों सबको देखेंगे कि ये वाला ही क्यों सही है, अब बी वाला क्यों गलत हो रहा है दोस्तों। हम बी वाला देखेंगे दोस्तों, बी वाला ऑप्शन देखेंगे। बी में दिया है 1 और 4, तो एक ऑप्शन को पहले, सभी बच्चे जिज्ञासु हैं, तो सभी बच्चे ये हो गए दोस्तों, जितने बच्चे हैं वो सब जिज्ञासु हो गए, ठीक। फिर एक के बाद 4 दिया है, कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं है। देखिए दोस्तों, सभी बच्चे जिज्ञासु हैं, जितने बच्चे हैं वो सब जिज्ञासु हैं, ठीक, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि फिर कि कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं है, कुछ बच्चे जो है जिज्ञासु नहीं है। कह रहा है कि सभी बच्चे जिज्ञासु हैं, जितने बच्चे हैं वो सब जिज्ञासु हैं दोस्तों। इसका मतलब कि देखिए, ये बच्चे हो गए और जितने बच्चे हैं वो सब जिज्ञासु हैं। ये क्षेत्र बच रहा है दोस्तों, इस क्षेत्र में हो सके कुछ बच्चे होंगे जो जिज्ञासु नहीं होंगे, तो कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं है, तो बिल्कुल दोस्तों ये क्षेत्र बच रहा है ना। अभी देखिए, ये बच्चे जिज्ञासु हैं, कुछ सभी बच्चे जिज्ञासु हैं, जितने बच्चे हैं जिज्ञासु हैं, तो हो सके कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो जिज्ञासु ना हो। जैसे आपके क्लास में कहा जाए कि सभी बच्चे जिज्ञासु हैं, और फिर बोला जाए कि कुछ बच्चे कुछ की बात कर रहा है, सभी की नहीं, कुछ की, कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं है, तो हो सकता है कुछ भी जिज्ञासु ना हो, तो ये दोनों एक साथ सही हो जाएगा दोस्तों। नहीं समझ में आया? जैसे हम कह दिए कि सभी लोग शराब पीते हैं, फिर मैंने कहा कि कुछ जो है शराब नहीं पीते हैं, तो हो सकता है कुछ में, सभी में कुछ तो है ना दोस्तों, सभी में कुछ तो मिल ही सकते हैं ना, कुछ में किसको जोड़ेंगे, कुछ सब में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दोनों एक साथ सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन 2 और 3 को देखते हैं दोस्तों, कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे, ये वाला ऑप्शन, कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं, दूसरा और तीसरा ऑप्शन ले रहा है, कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं। तीसरा कह रहा है कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं होता है। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं, देखिए कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिज्ञासु नहीं होंगे। अगर ये कुछ, ये जिज्ञासु का क्षेत्र है, ये जिज्ञासु है, ठीक।
अगर ये जिज्ञासु का क्षेत्र है तो अगर ये सभी कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं, तो ये मान लीजिए कि ये जिज्ञासु हैं। अब ये कुछ बच्चे जो है जिज्ञासु का क्षेत्र है, ये जिज्ञासु हैं इतने क्षेत्र में, ठीक। तो कह रहा है कि फिर दूसरा के बाद तीसरा ऑप्शन, कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं है। तो ये कोई बच्चा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जिज्ञासु नहीं होंगे दोस्तों। तो ये भी ऑप्शन सही निकल रहा है। सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं, कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं, कुछ बच्चे जिज्ञासु हैं। तो कोई बच्चा हो सकता है कि जो जिज्ञासु ना हो, तो कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं भी होता है। तो यह भी हो सकता है दोस्तों, कोई बच्चा जिज्ञासु ना भी हो। अगला दोस्तों 3 और 4 को देखते हैं। 3, 4 को लिया है, कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं होता। ये देखिए दोस्तों, ये जिज्ञासु का क्षेत्र हो गया और ये बच्चों का क्षेत्र हो गया। कह रहा है कि 3 और 4 को लेना है दोस्तों, कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं होता है। देखिए ये हो गया और ये हो गया, ये जिज्ञासु का क्षेत्र हो गया, ये बच्चों का क्षेत्र, ये जिज्ञासु बच्चों। देखिए दोस्तों, ये जिज्ञासु बच्चे हैं और ये कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं है, ये सब साधारण बच्चे हैं। ये जिज्ञासु वाले हैं, ये तो ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, ठीक। फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं है, कुछ बच्चे जो है दोस्तों जिज्ञासु नहीं है। तो देखिए तीसरा में कहा था कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं है, कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं है। कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं है, तो हो सके कुछ बच्चे जिज्ञासु न हो, कुछ बच्चे ये बच्चे हैं, ये तो सभी बच्चे जिज्ञासु नहीं है, कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। दिमाग हिला दिया होगा ये दोस्तों प्रश्न, लेकिन बहुत साधारण है। इसको फिर एक बार आप दिमाग से, शांति दिमाग से देखिएगा, सही हो जाएगा उत्तर। ये समझाने का थोड़ा तरीका दोस्तों, फिर मैं एक बार आपको यहाँ से समझाता हूँ, वैसे बिना चित्त बनाए मैं समझाता हूँ दोस्तों। इसे दोस्तों सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं, सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं, ठीक, पहला ऑप्शन। तो कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं होता। देखिए दोस्तों, अगर सभी बच्चे जिज्ञासु होंगे, अगर सभी बच्चे जो है जिज्ञासु होते हैं, तो अगर गलत हमको करना है तो एकदम, अगर हमको गलत करना है तो ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि इसके सीधा विपरीत जाए। अगर हमको कहा कि 2 कथन लेना है इनमें से और उसको गलत करके दिखाना है, सही करके नहीं, गलत करके दिखाना है। तो देखिए दोस्तों, अगर सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं तो हमको इसमें से, इन तीनों ऑप्शन में से कोई ऐसा लेना है कि इसको काट सके। मतलब सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं, तो हमको अब ये लिखना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं होता है। कोई भी जो है जिज्ञासु नहीं होगा, तभी तो गलत कटेगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं, तो कुछ बच्चे अगर इसमें से मिल जाएंगे, तो कुछ बच्चे जिज्ञासु हो जाएंगे, तो बिल्कुल हम गलत नहीं काट पाएंगे दोस्तों, बिल्कुल गलत काटना। कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं होता है, बिल्कुल सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं। अगर कोई भी बच्चा जिज्ञासु ना हो तो ये एक साथ गलत हो जाएंगे दोस्तों, एक साथ चित्र नहीं बन सकता है, इनका अलग अलग बनेगा। कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो कुछ हो जाएंगे, तो कुछ हो जाएंगे। तो इसका मतलब 1 और 3 जो है दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन। 1, 4 जो है क्यों सही हो रहा है दोस्तों, इसको देख लीजिए। जैसे सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं और कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं होते। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि सभी बच्चे आम खाते हैं, हम बोल दें कि कुछ बच्चे आम नहीं खाते हैं, तो कुछ बच्चे तो खाते हैं, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो ऑप्शन तो सही हो जाएगा ना, एक साथ कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ये सही हो जा रहा है दोस्तों। 2 और 3 देखिए, कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं, कुछ बच्चे आम खाते हैं, जिज्ञासु की जगह आम लिख दे रहे हैं, कुछ बच्चे आम खाते हैं। फिर तीसरा बात कह रहा है कोई भी बच्चा आम नहीं खाता है, कोई भी बच्चा आम नहीं खाता है। तो कुछ नहीं खाते हैं और कोई भी बच्चा नहीं खाता है। तो हो सके दोस्तों कोई भी बच्चा ना खा रहा हो, लेकिन कुछ बच्चे जिज्ञासु, कुछ बच्चे आम खा रहे हैं, कोई भी बच्चा आम नहीं खा रहा है। तो कुछ की बात किया है, तो कुछ में कोई भी कुछ की बात कर रहा है दोस्तों, और कुछ में जो है सही होने की संभावना हो जा रही है। तीसरा और चौथा देखिए, कोई भी बच्चा आम नहीं खाता है, कोई भी बच्चा आम नहीं खाता है, कुछ बच्चे आम नहीं खाते हैं। तो मिल सकता है दोस्तों, हमको एकदम गलत करना है, एकदम जिसे एकदम होता है ना कि हमको एकदम अलग होना है। अब जिसे एकदम से जो है गलत होना चाहिए, ये दोनों शब्द में कहीं भी मिलाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसका एक ही ऑप्शन बच रहा है कि सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं। इसका ठीक विपरीत है कि कोई भी बच्चा जिज्ञासु नहीं होता, इसलिए एक साथ ये दोनों मिलके गलत हो सकते हैं। इसमें दोस्तों सही होने की कुछ ना कुछ संभावना हो जा रही है, इसलिए ऑप्शन कट रहा है। समझ में आया? पांचवा देखिए दोस्तों, जान या तो मूर्ख है या आलसी है, इस कथन में निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? जान या तो मूर्ख है या आलसी है, इस कथन में निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? देखिए दोस्तों, हमको लग रहा है कि ऑप्शन ही गलत दे दिया।
देखिए दोस्तों, इसके कहने का मतलब इस प्रश्न का यही हुआ, आप अपने स्तर से देख लीजिएगा, लेकिन हमारे स्तर से तो यही लग रहा है दोस्तों। जान या तो मूर्ख है या आलसी है। इसका मतलब कि जान अगर मूर्ख होगा तो आलसी नहीं होगा, अगर जान आलसी होगा तो मूर्ख नहीं होगा। कहने का मतलब यही है ना, कह तो रहा है कि जान या तो मूर्ख है या आलसी है, मतलब या तो मूर्ख हो जाएगा या तो आलसी, दोनों एक साथ नहीं होगा। दोनों मतलब मूर्ख और आलसी एक साथ नहीं होना चाहिए इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, जान या तो मूर्ख या तो आलसी, मतलब या तो मूर्ख बना दीजिए या तो आलसी बनाइए, एक चीज होगा। मतलब मूर्ख हो सकता है तो आलसी नहीं, आलसी होगा तो मूर्ख नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। मतलब मूर्ख और आलसी एक साथ नहीं हो सकता, या तो मूर्ख होगा या तो आलसी होगा। ठीक, अब देखिए पहला ऑप्शन दिया है, जान आलसी है इसलिए जान मूर्ख नहीं है। जान आलसी है इसलिए जान मूर्ख नहीं है। ऑप्शन तो सही है दोस्तों। अगर जान आलसी हो जाएगा, जान आलसी है तो मूर्ख तो नहीं होगा, ये कहीं होगा। आलसी और मूर्ख एक साथ नहीं होना है, तो जान अगर आलसी होगा तो मूर्ख नहीं होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जान आलसी नहीं है इसलिए जान मूर्ख है। जान जो है आलसी नहीं है, अगर आलसी नहीं है तो इसलिए जान मूर्ख है। जान आलसी नहीं है, तो आलसी नहीं है तो इसका जान मूर्ख हो जाए, आलसी नहीं होगा तो जान मूर्ख होगा, यह भी ऑप्शन सही है। जान मूर्ख नहीं है, जान जो है मूर्ख नहीं है, जान मूर्ख नहीं है इसलिए जान आलसी है। जान जो है मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं होगा दोस्तों तो आलसी होगा, बिल्कुल यह भी सही है। जान मूर्ख नहीं है, मूर्ख है इसलिए जान आलसी नहीं, यह भी सही है। इसमें दोस्तों चारों ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे हिसाब से। बाकी दोस्तों ये जो है ऑप्शन कौन सा दे रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। इसका उत्तर हमको लग रहा था कि 3-4 दिया था शायद। इसको दोस्तों अपने स्तर से देख लीजिएगा। ये जो विकल्प दिया है या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है किताब लिखने वाले से, या तो वो 2 ऑप्शन जो है गलत लिख दिए हैं। लेकिन इस तरीके से दोस्तों ये चारों ऑप्शन सही होंगे। बाकी आप अपने स्तर से देख लीजिएगा क्या सही होगा क्या गलत। हमारे हिसाब से तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों। ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला बहुत ही आसान प्रश्न है। इससे आसान प्रश्न जीवन में IAS में नहीं मिलेगा। देखिए, किसी देश में 6 सड़कें गुजरती हैं, 6 सड़क हैं, 6 जो है 6 सड़क गुजर रही हैं किसी देश में। उन्हें XYZ और 1 2 3 से अंकों से निर्दिष्ट किया। सड़कों का नाम है XYZ 1 2 3। ये 6 सड़क हैं दोस्तों। ठीक, जब आंधी तूफान आता है तो वाई अवरुद्ध हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आंधी तूफान आया तो वाई बंद हो जाएगा। आंधी आ गई या तो तूफान आ गया, तूफान, आंधी और तूफान आने पर ये वाई बंद हो जाएंगे। वाई से आपका कहानी खत्म, पेड़ ओड़ गिर जाएगा, वाई सड़क पर ये बंद हो जाएगा। आंधी तूफान में से कोई आया। जब बाढ़ आती है तो यक्ष और 1 2 प्रभावित होता है। देखिए, जब बाढ़ आती है तो यक्ष और 1 2 3 सड़क प्रभावित हो रही है, यक्ष 1 2। तो इसका मतलब बाढ़ आने पर दोस्तों यक्ष प्रभावित हो रहा है, 1 सड़क प्रभावित हो रही है और 2 कब प्रभावित होंगी, बाढ़ आने पर। इसको ला दीजिए बाढ़। बाढ़ आने पर ये डूब जा रही हैं सड़कें तीनों, यक्ष 1 2 ये डूब जा रही हैं। जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है, बंद होती है, तो जेड भी अवरुद्ध होती है। कह रहा है कि अगर सड़क 1 जो है, 1 अगर बंद हो जाएगी, ये बंद हो रही है, बंद होती है, सड़क 1 बंद होती है तो सड़क जेड जो है यह भी बंद हो जाएगी। मतलब ये दोनों ऐसी जगह हैं कि अगर ये 1 बंद हो जाती है, 1 बाढ़ आ जाता है तो जेड पर भी पानी चढ़ के बाढ़ आ जाता है। मतलब ये मतलब सड़क 1 बंद होगी तो जेड भी बंद हो जाएगा। ये जुड़े होगी जैसे सड़क 1 ऐसे जा रही होगी यहाँ जेड तक, अगर ये सड़क ही यहीं पर क्लोज हो जाएगी, यहाँ से जाना है तो ये जेड के तक जा ही नहीं पाएगी। तो वही कह रहा है कि अगर सड़क 1 बंद हो जाती है तो जेड भी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। यदि किसी समय बाढ़ आई हो और आंधी तूफान भी आया, कह रहा है कि बाढ़ भी आ गई और आंधी तूफान भी आ गया, दोनों आ जाए, ठीक, दोनों आई हो, बाढ़ और आंधी तूफान,
आया हो तो कौन सी सड़क काम में लाई जा सकती है, कौन सी सड़क का उपयोग किया जा सकता है। ए ऑप्शन दिया जेड और 2, बी दिया है जेड केवल जेड, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है केवल वाई। बताइए दोस्तों 1996 में पूछा है। अगर बाढ़ और आंधी तूफान आएगी, देखिए दोस्तों 6 सड़क है, एक्स वाई जेड 1 2 3। बाढ़ आंधी तूफान और बाढ़ तीनों आई हो तो कौन कौन बंद होगा सड़क, वाई बंद होगी, इसका मतलब वाई का कहानी हटा दीजिए। इसके बाद बाढ़ आएगी तो यक्स 1 2 बंद हो जाएगा, तो यक्स भी गया, 1 भी गया, 2 भी गया। और अगर एक बोल रहा है कि एक सड़क बंद हो जाती है तो 2 जेड अपने आप बंद हो जाता है, मतलब एक सड़क बंद होने पर जेड भी बंद हो जाए, तो एक बंद हो गई बाढ़ आने के कारण तो इसका मतलब जेड भी बंद हो गया होगा। तो बचा केवल 3, तो 3 केवल सड़क है दोस्तों जो काम में लाया जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल तीसरा जो है सी ऑप्शन जो है हो जाएगा। अगला 7वां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख रेखाचित्र गाजर खाद्य सब्जी वर्गों के परस्पर संबंधों को सही चित्रित करता है। चित्र बनाना है दोस्तों, एसएससी में यह आसान सवाल पूछ दिया 1996 में। देखिए गाजर खाद्य सब्जी, खाने में दोस्तों, खाने में गाजर और सब्जी दोनों का उपयोग करते हैं कि नहीं, तो खाने में दोस्तों पहला नंबर पर चित्र बन जाएगा गाजर और सब्जी का। ठीक, ऐसा चित्र पहले बना सकते हैं। फिर कह रहा है कि सब्जी में सब्जी से गाजर, गाजर से सब्जी बनती है कि नहीं, बनती है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि खाने में जो है सब्जी हो जाएगी और सब्जी के अंदर जो है गाजर हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो ऐसा चित्र बन सकता है। जैसे खाद्य पदार्थ में गाजर और सब्जी दोनों आ गए, और सब्जी के अंदर जो है गाजर, सब्जी में जो है गाजर पड़ता है तो सब्जी के अंदर गाजर हो गया, और गाजर सब्जी बन जाता है तो उसको हम लोग खा लेते हैं, तो ये चित्र बन जाएगा दोस्तों ए वाला। देखिए दोस्तों ये सबसे आसान सवाल है। तो त्रिभुज व्यक्त करता है लड़कियों को, ये त्रिभुज जो है गर्ल्स को व्यक्त करता है, GIRLS गर्ल्स को। ठीक है दोस्तों, लड़कियों को व्यक्त करता है। वर्ग व्यक्त करता है खिलाड़ियों को, वर्ग जो है दोस्तों ये खिलाड़ियों को व्यक्त करता है, खिलाड़ियों को, वर्ग जो है खिलाड़ियों को व्यक्त करता है। ठीक, वर्ग जो है वर्ग व्यक्त करता है खिलाड़ियों को, और विविध व्यक्त करता है खेल शिक्षकों को। विविध जो है दोस्तों ये जो है खेल शिक्षकों को व्यक्त करता है, खेल शिक्षक, ये खेल शिक्षकों को व्यक्त करता है दोस्तों, खेल शिक्षकों को। ठीक है, ये व्यक्त कर रहा है, खेल शिक्षकों को व्यक्त करने वाले आरेख के अंश में जो, तो ये खेल शिक्षकों को व्यक्त करता है। लड़कियों को व्यक्त करने वाले, लड़की मतलब ये त्रिभुज जो है लड़कियों को व्यक्त कर रहा है कि लड़कियों को व्यक्त करने वाले आरेख के अंश जो खिलाड़ी, जो लड़कियां खिलाड़ी तो हैं, जो लड़कियां खिलाड़ी तो हैं। अभी दोस्तों जो ये वाला समझाए थे ना, ये वाला इसी तरीके से ये प्रश्न है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा अब ध्यान नहीं देंगे। इसको अगर आप समझ गए होंगे तो ये भी समझ में आ जाए, इसलिए इसको बढ़िया समझ लीजिए। देखिए दोस्तों कह रहा है कि लड़कियां, तो पहले लड़कियों को त्रिभुज व्यक्त कर दिया, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कहना चलना है। लड़कियों को व्यक्त करने वाले आरेख, लड़कियों को व्यक्त कर रहा है त्रिभुज, तो ये सब लड़कियां हैं, ABD लड़कियां हैं दोस्तों। लड़कियों को व्यक्त करने वाले आरेख के अंश में जो लड़कियां खिलाड़ी तो हैं, जो लड़कियां जो है खिलाड़ी तो हैं, खिलाड़ी को कौन व्यक्त कर रहा है, ये त्रिभुज। बताइए दोस्तों दोनों में कॉमन कौन है, जो लड़कियां खिलाड़ी तो हैं, मतलब जो ये लड़कियां जो हैं वो खिलाड़ी भी होनी चाहिए, तो B और D दोस्तों, B और D यहाँ तक सही है, पर खेल शिक्षक नहीं। खेल शिक्षक कौन है, ये खेल शिक्षक को निकाल देना है दोस्तों, तो खेल शिक्षक को निकाल दीजिए पूरा, इसको हटा देना है हमको। इसको अगर हम हटा दिए दोस्तों, अब ये बोल रहा है कि खेल शिक्षक को निकाल दीजिए त्रिभुज वाला, तो D ऑप्शन निकल जाएगा। अब कह रहा है कि वो लड़कियां जो खिलाड़ी तो हैं लेकिन खेल शिक्षक नहीं, तो खेल शिक्षक को निकाल दिए, और खिलाड़ी और लड़कियां दोनों होना चाहिए, और दोनों दोस्तों किस में मिल रहा है, देखिए ये त्रिभुज का बैकग्राउंड हो गया, ये जो है वर्ग का बैकग्राउंड हो गया, दोनों में कौन मिल रहा है, B और D, लेकिन खेल शिक्षकों को हमें निकालना है तो इसको निकाल दी। B जो है दोस्तों, B ये लड़कियां भी हैं और खिलाड़ी भी हैं,
तो जो बी की संख्या है वो लड़कियां और खिलाड़ी दोनों हैं, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी से। देखिए ए का जेड से, सी का एक्स से, एफ का यू की माला में अगला युग्म पेयर क्या होगा, अगला बताना है दोस्तों क्या होगा। अब ये आसान सवाल है, देखिए इसका कई तरीका है लगाने का, हम सब बता देते हैं। देखिए ये हो गया ए का जेड, फिर सी का एक्स, एफ का यू, अगला क्या आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों एक तो ये तरीका है कि हमें इसे कर लें, ये मैं कितना जोड़ दिया, ए बी सी 2 जोड़ दिया, बी सी आ गया। इसी तरह सी में कितना जोड़ दिया, सी डी ई एफ 3 जोड़ दिया। इसी तरह दोस्तों अगर यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, तो यहाँ 4 जोड़ेगा ना, एफ जी एच आई जे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जे। इस तरीके से जे आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए इधर से हम चलते हैं दोस्तों, इधर से इसको घटाते हैं। u की बात क्या आता है, u व्यू डब्ल्यू एक्स वाई, u के बाद u देखिए क स्थान पर x आएगा, u के बाद व्यू डब्ल्यू एक्स 3, तो 3 स्थान जो है क्या कर रहा है, u व्यू डब्ल्यू एक्स 3 स्थान इधर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, जोड़ रहा है, अबे घटा रहा है, 3 स्थान घटा रहा है। इसी तरह यहाँ दोस्तों यक्स यू व्यू नहीं, देखिए डब्ल्यू एक्स, यू व्यू डब्ल्यू एक्स 3 स्थान का डिफरेंट किया। अब यक्स के बाद जेड का देखिए, यक्स वाई जेड 2 स्थान का डिफरेंट। देखिए दोस्तों इसका मतलब यहाँ 3 स्थान घटाया, इस 2 स्थान, तो यहाँ 4 स्थान घटाया होगा, 4 स्थान घटाया होगा। मतलब जो है यू से पहले 4 स्थान घटाने के पहले क्या आएगा दोस्तों, इसे तो इसी ऑप्शन में से चेक कर लीजिए फट से दोस्तों, ऑप्शन में से ही चेक कर लीजिए। जे तो हमारा आया था दोस्तों, क्यू जो है, क्यू के बाद 4 स्थान के बाद यू आता है। देखिए क्यू के बाद इस तरह देखते हैं, क्यू के बाद पी क्यू, क्यू के बाद आर एस टी यू, चौथा स्थान पर क्या आ गया, 1 2 3 4 यू। इसका मतलब क्यू के साथ जे आना चाहिए दोस्तों, क्यू के साथ क्या आना चाहिए, हमारे जे आना चाहिए। नहीं समझ में आया, मतलब भाई सीधी सीधी बात है। ए से सी तक गया तो 2 स्थान बढ़ाया, सी से एफ तक गया तो 3 स्थान बढ़ाया, तो एफ से जे तक जाएगा तो 4, ए से 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है। इधर दोस्तों क्या कर रहा है, 3 यू से इधर आया तो 3 स्थान घटा दिया, फिर इधर आया तो 2 स्थान, तो यहाँ जो है कितना स्थान घटाया होगा, 4 स्थान घटाया होगा यहाँ। अब इसी तरह आगे ले जाना होगा दोस्तों, तो यहाँ जो है 4, यहाँ जो है 4 जोड़ा है, अब यहाँ 5 जोड़ेगा, जे के बाद 5 जोड़ दीजिए, अब यहाँ से जो है 5 घटा दीजिए। एक तो तरीका ये है दोस्तों आपको, ये दोस्तों ये एक दूसरे का विपरीत भी चल रहा है, जैसे ए का जेड विपरीत है, सी का एक्स विपरीत है, एफ का यू विपरीत है, यू व्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू व्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई। देखिए दोस्तों ये यही है, विपरीत वाला से नहीं होगा, इसी से होगा। और पेयर का अगला पद दोस्तों जे और क्यू हो जाएगा, जे और क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, जे और क्यू। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आ जाइए। देखिए 10वां प्रश्न क्या क्या है, चूहे के लिए बिल्ली का प्रयोग होता है, वैसे ही मक्खी के लिए क्या होगा। देखिए दोस्तों चूहा के लिए बिल्ली का प्रयोग किया है, तो मक्खी के लिए क्या। देखिए दोस्तों बिल्ली क्या करती है, चूहे को खा जाती है। बिल्ली क्या करती है, चूहे को खा जाती है। मतलब जो है चूहे के लिए बिल्ली किया है, तो मतलब बिल्ली को खाना है चूहे को। वैसे ही मक्खी को कौन खाती है दोस्तों, इसको भी खाने के लिए ही चाहिए, तो चूहा मक्खी को खाता है नहीं, प्राणी मक्खी को खाता है नहीं, मकड़ी खाती है बिल्कुल। मकड़ी जो है दोस्तों मक्खी को खा जाती है, घोड़ा नहीं खाता, तो मकड़ी शब्द हो जाएगा, ये मक्खी को खाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, आसानी से, घबराइएगा मत दोस्तों, आराम से एकदम विश्वास के साथ। ठीक है दोस्तों, पढ़ लीजिए आप इसको, इसके बाद हम बताते हैं। देखिए दोस्तों जॉर्ज सोमवार को संगीत की कक्षा में उपस्थित होता है। दोस्तों इसमें सोमवार को जॉर्ज जो है, तो हम लिखते जाएंगे, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों वो लिखेंगे।
तो सोमवार को संगीत की कक्षा में उपस्थित होता है, तो ये लिखते हैं हम सोमवार। सोमवार को जॉर्ज जो है संगीत की कक्षा में जाता है। कहाँ जाता है? संगीत की कक्षा में। ठीक, संगीत। जॉर्ज सोमवार को संगीत की कक्षा में उपस्थित होता है। ठीक, वह बुधवार को गणित की कक्षा में उपस्थित होता है। बुधवार को कहाँ गया? गणित की कक्षा में। बुधवार को गणित पढ़ने चला गया, गणित की कक्षा में गया। ठीक, उसकी साहित्य की कक्षा शुक्रवार को नहीं होती है। बुध के बाद शुक्रवार हो गया, शुक्रवार। इस दिन दोस्तों साहित्य की कक्षा नहीं होती है, मतलब साहित्य जो है इधर लिखते हैं, साहित्य की कक्षा नहीं होती है इस दिन, मतलब साहित्य की कक्षा इस दिन नहीं होती है, मतलब साहित्य बुधवार को नहीं पढ़ता है। ठीक, उसकी साहित्य की कक्षा शुक्रवार को नहीं होती। वह गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन इतिहास की कक्षा में उपस्थित होता है। गणित की कक्षा कब हो रही है दोस्तों? ये बुधवार को। कह रहा है कि गणित की कक्षा के दूसरे दिन इतिहास की कक्षा में उपस्थित होता है। तो गणित के ठीक बाद दोस्तों वह बुधवार, मतलब बुधवार के बाद, बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पतिवार। यहाँ लिखते हैं हम दोस्तों बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार लिख देते हैं। कह रहा है कि बृहस्पतिवार को इतिहास पढ़ता है। वो क्या पढ़ता है? इतिहास। कह रहा है ना कि गणित के तुरंत बाद जो है इतिहास की कक्षा में जाता है। तो बुधवार को गणित पढ़ा, बुध के बाद क्या आता है? बुध, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को गणित के ठीक बाद इतिहास पढ़ने चला जाता है। जॉर्ज जो है, जॉर्ज नाम का व्यक्ति है। ठीक, मंगलवार को वह खेल कूद की कक्षा में उपस्थित होता है दोस्तों। सोमवार के बाद जो है मंगलवार को, अब यहाँ मंगलवार तो लिख नहीं पाएंगे, जगह नहीं है, तो मंगलवार को नीचे ही लिख देते हैं। मंगलवार को वह जो है खेल कूद की क्लास में जाता है। कहाँ जाता है? खेल कूद, खेल कूद कर लेता है। मंगलवार को खेल कूद करता है। ठीक, तो मंगलवार को खेल कूद की कक्षा में उपस्थित होता है। यदि वह एक दिन में एक कक्षा में जाता है और रविवार की छुट्टी होती है, रविवार को छुट्टी रहती है, तो वह अन्य किस दिन भी छुट्टी रहेगी। देखिए दोस्तों, वो कह रहा है कि एक दिन में एक कक्षा में जाता है। जैसे सोमवार को बस एक ही कक्षा में जाता है, बुधवार को एक ही कक्षा में, बृहस्पतिवार को एक ही में, शुक्रवार को एक ही में, मंगलवार को एक ही में। कह रहा है कि रविवार को तो वो छुट्टी रहता है, रविवार को छुट्टी रहता ही है, पहले से छुट्टी रहता है। ठीक, देखिए दोस्तों कौन सा बचा इसमें से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एक बच रहा है दोस्तों, शनिवार। देखिए दोस्तों उसके साहित्य की जो क्लास है, अभी भी उसकी साहित्य की क्लास का पता नहीं है कि वो किस दिन जाएगा, लेकिन साहित्य की क्लास करने जाएगा, लेकिन शुक्रवार को जाएगा नहीं। तो ये कह रहा है कि इसमें से एक दिन और छुट्टी लेता है रविवार के अलावा, तो शुक्रवार को ही छुट्टी लिया होगा, क्योंकि साहित्य की कक्षा वो कब चला गया होगा? शनिवार को, शनिवार को चला गया होगा साहित्य की कक्षा लेने। तो साहित्य की कक्षा शनिवार को ले लिया, शुक्रवार को एक छुट्टी मार दिया होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्रवार, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर। अगला दोस्तों 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए बोला है कि किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई चलेगी। 2 घंटा 20 मिनट में मिनट की सुई कितने कोण चलेगी दोस्तों? 2 घंटा 20 मिनट में। देखिए दोस्तों इसका 2 तरीका है लगाने का। देखिए 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे प्लस 20 मिनट, 20 मिनट में यह जो है मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए दोस्तों ये घड़ी होती है, ठीक, और मिनट की सुई अगर 60 मिनट घूमती है, 60 मिनट ऐसे घूमती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। ठीक, तो अगर 60 मिनट घूमने का मतलब दोस्तों 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 60 मिनट में दोस्तों 1 घंटे होते हैं। तो 1 घंटे में वह जो है 1 घंटे में दोस्तों 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी कि नहीं? 360 डिग्री का, मतलब 60 मिनट में वह जो है 360 डिग्री घूमेगी कि नहीं घूमेगी भाई? 1 मिनट 60 मिनट में ही तो जो है 1 घंटा होता है, और 60 मिनट में पूरा घूमना होता है, और पूरा घूमने का मतलब एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी दोस्तों? 1 मिनट में
1 मिनट में बना लेगी दोस्तों 360 बटा में 60, तो ये हो जाएगा 6×36 6 मिनट 6 डिग्री। 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों। कितना? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का वो कोण बना रही है तो कह रहा है कि 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटे प्लस 40 मिनट। तो इसको मिनट में बदल देते हैं दोस्तों। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो अगर कुल मिनट में हो जाए तो हम गुणा कर देंगे 6 डिग्री से, ये इतना मिनट हो जाए। अगर 1 मिनट में 60, देखिए दोस्तों 2 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटा बराबर 60 60 120 मिनट। 120 मिनट ये हो गया दोस्तों, 40 मिनट ये। 120 और 40 कितना हो जाएगा? 0 4 2 6 160 मिनट। दोस्तों 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 160 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ज़्यादा बनाएगी कि कम बनाएगी? 1 मिनट में आप जो है 6 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो 160 मिनट में तो ज़्यादा कोण बनाएगी ना, तो ज़्यादा के लिए गुणा हो जाता है दोस्तों। 6 का जो गुणा कर दे, 6 6 के 36 को 6 6 3 6 7 8 9, अरे यार 2 घंटे 120 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट दिया, तो 20 मिनट दिया दोस्तों, 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट है, 40 मिनट नहीं है दोस्तों। 2 घंटा 20 मिनट का, तो यहाँ 20 जुड़ेगा ना। 2 घंटा 20 मिनट का है कि 2 घंटे 20 मिनट में, तो 2 घंटा में तो 160 मिनट 1 घंटा में, या 60 मिनट 1 घंटा में, तो 2 घंटा में तो 120 मिनट हो गया। 20 मिनट और दोस्तों, तो ये हो जाएगा 140 मिनट। दोस्तों 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसे देखिए यहाँ 1 मिनट में, 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण। तो 140 मिनट में दोस्तों, 140 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो ज़्यादा तो कोण ना बनाएगी। 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 140 मिनट में ज़्यादा, तो 140 गुणे 6 कर दीजिए। 0 6 चौके 24 को 4 और 6 2 8, 840 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा दोस्तों 840 डिग्री। 840 डिग्री का कोण बनाएगी। दोस्तों एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको इसको हल करने का। एक और तरीका मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 1 घंटे में जो है, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो कभी 1 घंटा जो है कोई घड़ी चलती है तो पूरा घूम जाती है, और पूरा घूमने का मतलब 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 घंटे में बन गया 360 डिग्री का कोण। इसी तरह 2 घंटे में कितना बन जाएगा दोस्तों? 1 घंटा और 2 घंटे में बन जाएगा फिर 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। 2 घंटे में दोस्तों बन जाएगा हमारा कितना? 0 0 6 6 12 को 2 और 3 3 6 1, यहाँ पे 3 3 6 1 7। 2 घंटे में इतना बन गया दोस्तों। अब कह रहा है कि 2 घंटे 20 मिनट, तो 2 घंटे में तो हमने पता चल गया कि 2 घंटे में ये कोण सीधा सीधी बना ली 720 मिनट। अब दोस्तों इस तरह करते हैं, 1 घंटे में वो बनाती है 360 डिग्री का कोण। 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 60 मिनट, तो 360 डिग्री का, 60 मिनट में 360 डिग्री का। तो अगर दोस्तों 20 मिनट में बनाना हो, अब 20 मिनट में कितना कोण बनाएगी दोस्तों? तो ये क्या होता है दोस्तों 20 मिनट में? देखिए 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में दोस्तों 360 बटे में 60 हो जाएगा। अब 20 मिनट में 20 का गुणा कर दीजिए, 20 3 60, 2 3 6 हो गया, और 3 से ये हो गया 12, 120, 3 एकम 3 2 120 मिनट इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों। 0 2 2 4 6 1 7 1 8, इस तरह भी उत्तर हो जाएगा। जिस तरह हो सके दोस्तों उत्तर निकाल लीजिएगा, बस बात खत्म। अगला दोस्तों, किसी परिकल्पना के द्वारा 2 महत्वपूर्ण लक्षण ये हैं कि उसका परीक्षण संभव हो और वह इस रीति से व्यक्त हो कि उनका खंडन किया जा सकता है। ऐसा हमको दोस्तों परीक्षण करना है कि परीक्षण संभव परिकल्पना, किसी परिकल्पना के 2 महत्वपूर्ण लक्षण ये है। ये दोस्तों एक दिया है कि बुद्धिमान व्यक्ति की स्मृति अच्छी होती है। तो इसको अगर
दो महत्वपूर्ण लक्षण इसके होना चाहिए। इसके दो महत्वपूर्ण लक्षण होना चाहिए। लक्षण ये है कि इसका परीक्षण संभव हो, इसका परीक्षण किया जा सके और वो इस रीति में व्यक्त हो कि उसका खंडन भी किया जा सके, उसको खंडन भी काटा भी जा सके, मतलब जो है गलत भी साबित किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना इस लक्षण के अनुरूप है? 1996 में पूछा है दोस्तों। बुद्धिमान व्यक्तियों की स्मृति अच्छी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है स्मृति अच्छी होती है दोस्तों, मतलब जो बुद्धिमान होता है उसकी स्मृति याददाश्त शक्ति अच्छी होती है दोस्तों। तो इसका परीक्षण अब हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि बुद्धिमान व्यक्ति की स्मृति अच्छी नहीं भी होती है। चलिए दोस्तों, ये अगला एपिसोड में पढ़ाएंगे, 1 घंटे का वीडियो हो गया। इसका ऑप्शन यही हो जाएगा दोस्तों, हम बता ही देते हैं। कुछ पक्षी जंतु होते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम गलत नहीं, देखिए खंडन किया जा सके, हम इसका खंडन नहीं कर सकते दोस्तों, मतलब गलत साबित नहीं कर सकते। कुछ पक्षी जंतु होते हैं, बिल्कुल कुछ पक्षी जो होते हैं दोस्तों जंतु ही होते हैं। कुछ पक्षी क्या होते हैं? जंतु होते हैं कि नहीं होते हैं? इसको खंडन कर सकते हैं कि कुछ पक्षी जंतु नहीं होते हैं? नहीं कर सकते। और उसका खंडन भी किया जा सके दोस्तों, इसका खंडन नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न का उत्तर है कुछ व्यवसायी बेईमान होते हैं। अगर कुछ व्यवसायी बेईमान है दोस्तों तो इसको कैसे खंडन करेंगे? सही बात है, कुछ व्यवसाय करने वाले बेईमान होंगे तो होंगे, इसको कैसे काट सकते हैं आप? नहीं काट सकते हैं ना, तो इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। सभी मनुष्य नश्वर हैं, बिल्कुल जितने भी मनुष्य हैं सब लोगों को मरना है, ये सही बात है। अब इसको हम खंडन नहीं कर सकते कि जो है कोई मनुष्य जीवित रहेगा हमेशा, हम काट ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्तियों की स्मृति अच्छी होती है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो याददाश्त शक्ति उनकी अच्छी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि जितने लोग बुद्धिमान हैं सबकी याददाश्त शक्ति अधिक हो। मतलब जो है जो बुद्धिमान व्यक्तियों की याददाश्त शक्ति अच्छी होती है, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कहा जा सके कि जितने लोग बुद्धिमान हैं सब लोग बुद्धिमान, तो बहुत लोग होंगे, तो जरूरी नहीं कि बुद्धि के लिए याददाश्त ही जरूरी है, मतलब जो है याद रखना ही बुद्धिमानता कहलाती है। मतलब जो है आप हमसे बोले कि आपको मैं बोलूँ आपका नाम रोहन है, मैं बोलूँ कि भाई रोहन भाई तुम्हारी याददाश्त शक्ति अच्छी है इसलिए तुम बुद्धिमान हो। रोहन तुम्हारी याददाश्त क्षमता जो है अच्छी है इसलिए तुम बुद्धिमान हो। फिर जो है आप जो है याददाश्त आप भूल गए, किसी चीज को मैंने पूछा आप नहीं बता पाए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बुद्धिमान नहीं, आप बुद्धिमान है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि मतलब बुद्धिमान होने का मतलब कि आपकी याददाश्त शक्ति अच्छी ही होनी चाहिए। बुद्धिमान की कोई गारंटी एकदम नहीं दी गई है कि याददाश्त शक्ति बिल्कुल अच्छी हो तभी आप बुद्धिमान हो। भूलने की प्रवृत्ति होने वाले भी व्यक्ति बुद्धिमान हो सकते हैं। जैसे कोई चीज आप पूछे उसको नहीं याद है, चाहे नहीं जान रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिहीन हो गया। तो इसलिए पहला ऑप्शन का खंडन किया जा सकता है दोस्तों, बाकी किसी का हम खंडन नहीं कर सकते। कुछ पक्षी जंतु होते हैं तो होते हैं, हम इसको काट नहीं सकते हैं कि कुछ पक्षी जंतु नहीं होते। मनुष्य नश्वर है तो है, मनुष्य को मरना है तो मरना है, हम ये नहीं कह सकते कि वो जिंदा रह सकता है। कुछ व्यवसायी बेईमान होते हैं तो होते हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि वो जो है ईमानदार होते हैं। कुछ व्यवसायी ईमानदार होते हैं ये बोल सकते हैं, लेकिन कुछ व्यवसायी को बेईमान है तो हैं। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और रेगुलर दोस्तों रीजनिंग का एक क्लास मैं लूँगा और मैथ का भी सोच रहा हूँ कि एक क्लास लूँ दोस्तों, लेकिन हम सोच रहा हूँ कि 1-1 घंटा ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मतलब दिमाग खराब हो जाता है मैथ रीजनिंग में, और कई लोग जो है इसी तरीके से समझ में नहीं आता है। तो इसलिए दोस्तों 1 से 1.5 घंटा चाहे 2 घंटा तक क्लास रेगुलर दोस्तों मैं रीजनिंग का एक क्लास लूँगा, जब तक कि 1995 से लेकर 2023 तक पूरी रीजनिंग ख़त्म ना हो जाए। और मैथ का भी चालू करने वाला हूँ दोस्तों, हो सके कल परसों में मैथ भी एक क्लास लेना चालू कर दूँ। और दोस्तों हमारे पास बचा है से भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध से करंट अफेयर्स, उसको जल्दी मैं कराऊंगा दोस्तों। आज एक डालूंगा करंट। रोज़ रेगुलर दोस्तों 5 से 10 घंटे की वीडियोज मैं प्रयास करूंगा कि 10 घंटे का वीडियोज अपलोड करूं रोज़ जो है, लेकिन देखता हूं दोस्तों क्या होता है। बाकी दोस्तों गांव से हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है शेयर कर दीजिए, बाकी आपकी इच्छा दोस्तों। और ये चैनल दोस्तों पूरी तरीके से केवल और केवल ओनली वन यूपीएससी की तैयारी करने वाले, आईएएस की तैयारी करने वाले, आईपीएस की तैयारी करने वालों के लिए बना है। बाकी इस पर कोई तैयारी नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ आईएएस के लिए। और आईएएस की तैयारी करने वाले गांव के युवा सब्सक्राइब कर लें, उनको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, इस पर समझाया जाएगा जो भी है। धन्यवाद दोस्तों, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों।